सो वेलकम बैक गाइस, नाउ वी आर बैक विद अवर अनदर लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग प्लस क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। राइट, सो लिमिटेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। इन्होंने कहा सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट क्या है, जब हम अकाउंटिंग बनाते हैं ना, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, हमें अपनी सोच के हिसाब से वो चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है। यहां पे हमने लिख दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं हम लोगों ने कितने लोगों से पैसा लेना है। जिन लोगों से हमने पैसा लेना होता है वो मेरे डेटर्स होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे डेटर्स में जो हम लोगों की अमाउंट वापस करने वाले नहीं है, तो उनके लिए हम पहले से एक प्रोविजन बना के चलते हैं, लॉस को कंसीडर करके चलते हैं। जितना लॉस हम कंसीडर करेंगे दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को बोल दिया, मैंने कहा मेरे पास जो डेटर्स हैं वो 1 लाख रुपए के हैं। अब ए अकाउंटेंट था एंड वन अकाउंटेंट इज कॉल्ड बी। सबसे पहले मैंने ए को कहा, मैंने कहा भैया अकाउंट्स बनाने हैं, तो ये कहता है सर देखो जितने आपने पैसे लेने हैं ना, मैं इन लोगों को जानता हूं, इसमें से आप ऐसा करो 10,000 रुपए तो मान के चलो आपको मिलेंगे नहीं। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मतलब जब ये अकाउंट बनाएगा तो डेटर्स कितने के शो हो जाएंगे, देनदार मैं क्या मान के चलूंगा कि 90,000 के हैं। और मैंने बी को बोला, मैं क्या भैया अगर आप देखो अकाउंट बनाओ, तो बी कहता मेरे हिसाब से, पर्सनल जजमेंट है यहां पे, 15,000 रुपए ऐसे हैं जो आपको मिलने वाले नहीं है, तो बी कितने के शो करेगा। तो यहां पे क्या हुआ, पर्सनल जजमेंट के कारण मेरी एसेट जो कि डेटर्स थे उनकी वैल्यू क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो इसमें मतलब अकाउंटिंग में सबसे पहली प्रॉब्लम यही क्रिएट होती थी कि हम लोग क्या करते हैं, पर्सनल जजमेंट का भी हमें यूज करना पड़ता है, और पर्सनल जजमेंट क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस क्या थे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पार्ट है। प्रिंसिपल्स क्या थे, बेसिकली अकाउंटिंग में हम लोगों ने रूल्स रेगुलेशंस बना दिए, उन्हीं को, ताकि यूनिफॉर्मिटी आ जाए अकाउंट्स में, हम लोगों ने उन्हीं को प्रिंसिपल का नाम दिया। प्रिंसिपल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। अब देखो हम लोगों के पास 2 कन्वेंशन आ गए, आप लोग पढ़ोगे भी। एक होती है फुल डिस्क्लोजर, एक होती है मटेरियलिटी। फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन क्या कहती थी कि आप क्या करो, अपनी सारी इंफॉर्मेशन शो कर दो, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है। और मटेरियलिटी कन्वेंशन क्या कहती थी, ये कहती थी आप क्या करो, सिर्फ मेन इंफॉर्मेशन दो। अब ये दोनों कन्वेंशंस एक दूसरे की अगेंस्ट हो गई और यहां पे कंफ्लिक्ट अराइज हो गया। तो उन्होंने कहा ये भी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी कि अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन कई बार क्या होते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अब ये क्या था, मैंने कहा एक एसेट मैंने परचेज कर ली 4 लाख रुपए की। कब परचेज की, 2000 में। आज उस एसेट की वैल्यू कितनी है, 16 लाख रुपीस। मतलब जो मैंने बैलेंस शीट में शो की है ना, वो क्या शो की है, अंडर वैल्यू है, कम है। ऐसा क्यों था, क्योंकि अकाउंटिंग में एक हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपने जितने की एसेट परचेज की हो ना, आप उतने की शो करते हैं। तो उन्होंने कहा हमारी एसेट यहां पे अंडर वैल्यू है, बिजनेस की टोटल एसेट्स भी कम हो गई। तो बिजनेस की रियल वैल्यू क्या है, कब पता लगेगी, जब मैं इस एसेट को सेल करूंगा। और सेल कब करूंगा, जब बिजनेस क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्लोज होगा। तो इन्होंने कहा जब बिजनेस क्लोज होता था ना, तभी हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती थी, अदरवाइज हम लोगों को कभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली नहीं है। राइट, नेक्स्ट ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या है, ये देखना आप लोग। मैंने कहा 2 कंपनीज हैं, कंपनी एक्स, कंपनी वाई, सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, सेम।
इस कंपनी का जो प्रोडक्ट था ना वो थोड़ा डिफेक्टिव था और इसका प्रोडक्ट क्या था, एक्यूरेट था, राइट। अब इन्होंने कहा कि इस कंपनी के जो सेल्समैन थे ना, उन्होंने क्या कर दिया, झूठ बोल के प्रोडक्ट सेल कर दिया। और इस कंपनी के जो सेल्समैन थे उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सेल किया, क्योंकि इन्हें पता है प्रोडक्ट अच्छा है। तो फर्स्ट ईयर में जब प्रोडक्ट सेल हुआ होगा तो इन्होंने झूठ बोल के सेल कर दिया, तो इनके प्रॉफिट क्या हो गए, सिंपल सी बात है, सेल भी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लेट अस सपोज इसका प्रॉफिट हो गया 10 लाख रुपए और इसका प्रॉफिट हुआ सिर्फ 6 लाख रुपए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो ये कहती थी भैया इस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है, ये अच्छी है, लेकिन क्या हमने चेक किया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इन फ्यूचर कौन सी कंपनी चलेगी। तो इसने बोला जो अकाउंटिंग थी ना वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को क्या कर देती थी, इग्नोर कर देती थी, राइट। हम सिर्फ नंबर्स को लेके चलते हैं, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को लेके चलते हैं। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, ये हम लोगों ने कर ही लिया, इसके अंदर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी, तो यहां पे भी वही चीज आ जाएगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। मतलब हम लोगों ने क्या किया कि जो भी हम लोगों के पास डाटा है वो डाटा किसके बेस के ऊपर है, पास्ट के बेस के ऊपर, राइट। तो जब पास्ट के बेस के ऊपर होगा तो जो इंफॉर्मेशन भी है वो इंफॉर्मेशन भी क्या मिलेगी, हमें पास्ट की मिलेगी, करंट सिचुएशन हम लोगों को पता नहीं चल पाएगी, राइट। ये था हम लोगों के पास बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, या इसको आप इनकम्प्लीट के साथ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि मेरी एसेट क्या है, ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है। अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, अब फोरकास्टिंग के लिए अनसुटेबल कैसे है, मैंने कहा कंपनी का 2002 में प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपीज, इन 2003 दैट प्रॉफिट बिकम 2 लाख एंड इन 2004 क्या मैं बता सकता हूं प्रॉफिट कितना होगा? हाँ, हम बोल देंगे ट्रेंड इंक्रीज है 3 लाख होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में कंपनी का प्रॉफिट कितना हो गया? तो फोरकास्टिंग ही गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो क्या थी, पास्ट के ऊपर बेस्ड थी। जब 2004 आया ना, हम तो सोच रहे थे 3 लाख प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट इतना हुआ क्यों? सब कुछ चेंज हो गया, कॉम्पिटिटर आ गए, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया। तो इसने बोला कि हम लोग कभी भी फोरकास्टिंग नहीं कर सकते इस अकाउंटिंग के बेस के ऊपर, क्योंकि अकाउंटिंग में सारा डाटा क्या होता है, पास्ट का होता है, और सिचुएशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देन नेक्स्ट, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? हम आर्टिफिशियली क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को चेंज कर देते हैं, यू कैन से इंक्रीज कर देते हैं, डाटा को इस हिसाब से मॉडिफाई करेंगे कि वो मेरी कंपनी के फेवर में पोजीशन शो करे, राइट। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है, हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर देते हैं, जितने का था उससे ज्यादा का दिखा देते हैं, ठीक। या हमने क्या किया, परचेज की थी कोई एट लास्ट वीक कर दो या डे कर दो, लास्ट वीक में की थी या लास्ट डे पे की थी, वो हम लोगों ने अपनी स्टेटमेंट में दिखाई ही नहीं। तो उससे क्या होता है, इन दोनों चीजों से हम लोगों के प्रॉफिट्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, राइट। सो ये था हम लोगों के पास लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। फर्स्ट वन, रिलायबिलिटी। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है रिलायबल होनी चाहिए, और रिलायबल कब मानी जाएगी, जब आपके पास हर उस चीज का प्रूफ होगा जो आपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड की है। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, सपोज मैंने कोई लैंड परचेज कर ली, तो कल को कोई मेरे से पूछे आपने लैंड कितने की ली थी, तो उस लैंड की रजिस्ट्री मेरे पास एविडेंस है, रिलायबिलिटी वो क्या कर देगी, क्रिएट कर देगी, हाँ इस पर्सन ने इतने की लैंड परचेज करी थी। तो ये क्या कहते थे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में रिलायबिलिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी के लिए व्हाट वी नीड द रिटन डॉक्यूमेंट, रेलिवेंस। अब इन्होंने कहा जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी ना तो उसमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।
मैंने कहा 2 कंपनीज हैं, इसके नंबर ऑफ डेटर जिन्होंने पैसा देना है वो 1 है और इसके नंबर ऑफ डेटर्स कितने हैं, 10 हैं। ये चीज मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर द इन्वेस्टर और फॉर द एनी अदर स्टेक होल्डर हु इज इंटरेस्टिंग इन द अकाउंटिंग या यू कैन से योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इन्होंने कहा हाँ, अगर मैं कह दूं इस एक बंदे से मैंने 1 लाख रुपया लेना है रुपीज, और इन 10 बंदों से हम लोगों ने कितने लेने हैं, वी हैव टू टेक 60,000 रुपीज। तो अब क्या हो गया, ये रेलिवेंट हो गई। तो इन्होंने कहा हम लोगों को क्या करना है, ये तो इररेलीवेंट है यार, जितने मर्जी डेटर्स हो कुछ भी हो, हमें क्या लेना है, हमें किससे मतलब होता है, मॉनेटरी टर्म्स में इसकी वैल्यू कितनी है। तो उन्होंने कहा जब भी आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दोगे तो रेलिवेंसी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, अब इन्होंने कहा जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया, बैलेंस शीट बना दी, वो इस हिसाब से बनाओ सो दैट एवरी इंडिविजुअल जिसको अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन नहीं भी है वो भी क्या कर सके, समझ सके। अब ऐसा कैसे हो सकता था, उन्होंने कहा अगर आपको लगता है कोई चीज समझने में टफ है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, नोट्स दे सकते हो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे, so that every individual, everyone can understand your financial statement. Comparability. अब कंपेरेबिलिटी क्या कहता था, ये कहता था कि आप जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना वो इस हिसाब से दो कि इंडिविजुअल क्या कर सकें, कंपेयर भी कर सकें। तभी अब क्या होता है, आजकल हम लोगों के पास जो कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें प्रीवियस ईयर का डाटा और करंट ईयर का डाटा दोनों दिखाने पड़ते हैं, सो दैट वी कैन मेक कंपैरिजन, प्रीवियस ईयर में कितना था, करंट ईयर में कितना था, राइट। तो उन्होंने ये चीज बोल दी, इसने बोला जब भी आप अकाउंटिंग करोगे और वो अकाउंटिंग कुछ इंफॉर्मेशन देगी तो अकाउंटिंग इस हिसाब से होनी चाहिए कि हम लोग क्या कर सके, कंपेयर कर सके एक कंपनी के 2 ईयर या 2 कंपनी जो सेम टाइप के मेथड फॉलो कर रही है अकाउंटिंग करने के लिए, उसके लिए, ठीक। नेक्स्ट है फेथफुल प्रेजेंटेशन। अब कहता है इंफॉर्मेशन के लिए सबसे मस्ट है, तो फेथफुल प्रेजेंटेशन कब होगी, जब अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए, हम उन्हीं रूल्स रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड को फॉलो करके क्या करेंगे, अपने अकाउंट्स बनाएंगे, राइट गाइस। तो ये था हम लोगों के पास लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स अ लॉट।